हाय एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो आइए डिस्कस करते हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में हम क्या क्या कर चुके हैं। तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग समझा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखे और उसकी सिग्निफिकेंस देखी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर और कमिंग वीडियोस में हम करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स और फेयोल के प्रिंसिपल्स और कंपैरिजन करेंगे फेयोल और टेलर की कंट्रीब्यूशंस के बीच में। इन टॉपिक्स को करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो ठोक दो लाइक बटन। तो देखते हैं चैप्टर में है क्या क्या। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर और इम्पोर्टेंस और नेचर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें। और आज की वीडियो में हम करेंगे टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि इन टोटल 4 है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. उसके बाद हम करेंगे टेक्निक्स और फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फॉर दीज टॉपिक्स डू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें दिए। तो ये है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 1856 में यूएसए में हुआ। टेलर ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने साइंस के मेथड्स को फैक्ट्री वर्क में अप्लाई किया। और क्योंकि ये मानते थे, इनका ये मानना था कि काम एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, इसलिए उसे ऑब्जर्व करो, स्टडी करो और एक बेस्ट तरीका निकालो कि जिससे हर एक काम को करना चाहिए। उनके काम की आज तक वैल्यू है और जो भी बिजनेस मास प्रोडक्शन पे एंगेज्ड हैं वो उसे आज भी यूज करते हैं। तो उनका प्रोफेशन ऐसा क्या था कि उन्होंने इतने अच्छे आइडियाज दिए और वो आज भी बहुत पॉपुलर है और आज इस्तेमाल में भी आते हैं। तो उनका प्रोफेशन था कि वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो उन्होंने एक मिडवेल स्टील वर्क्स में ज्वाइन करा एज अ लेबरर और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने आइडिया से, अपने टैलेंट से उसको मिडवेल स्टील कंपनी में टर्न करा। तो उनकी कुछ पास्ट लाइफ के बारे में अगर जाने तो उनके डैड जो थे वो एक लॉयर थे और फ्रेडरिक भी अपने डैड की तरह लॉयर बनना चाहते थे और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी क्लियर कर लिया। लेकिन जब उन्होंने वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करा तो उनकी बहुत पुअर आईसाइट थी। तो पुअर आईसाइट की वजह से उन्होंने अपना करियर चेंज करने का सोचा और उन्होंने हार्वर्ड के एग्जाम क्लियर करने के बाद भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने मिडवे स्टील वर्क्स को ज्वाइन करा और 1878 में उन्होंने इस छोटे से बिजनेस को ज्वाइन करा था, मिडवे स्टील वर्क्स को, एज अ लेबरर, जो कि एक अनस्किल्ड जॉब थी। लेकिन बाद में उनकी वर्क को, उनके एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन को और उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें चीफ इंजीनियर का पोस्ट दिया गया। सो लेबरर से वो क्या बन गए? चीफ इंजीनियर। और यही वो दौर है, यही वो पीरियड है जब उन्हें सक्सेस मिली, पॉपुलैरिटी मिली और उन्होंने मिडवे स्टील वर्क्स को मिडवे स्टील कंपनी बना दिया। उन्होंने एजुकेशनल डिग्री हासिल की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उन्होंने यहाँ पर उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने अलग अलग जगह अपनी जॉब्स करी और जब उन्होंने मिडवे स्टील वर्क्स में जॉब करी तब उनको मैक्सिमम सक्सेस मिली। इतनी सक्सेस मिली कि वो बाद में एक इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग इंजीनियर बन गए थे 1890 में और 1910-1911 तक उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत पॉपुलर कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को जन्म दिया। तो आइए डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या था? इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव। इस मेथड में जो वर्कर्स हैं वो रोज खुद से आएंगे, प्लान करेंगे कि उन्हें क्या काम करना है और खुद के आपस में बीच में डिवाइड कर लेंगे। मैनेजमेंट का इसमें रोल कुछ भी नहीं है सिवाय उनको पेमेंट करने के।
सो वर्कर्स अपने टूल्स भी खुद लेकर आएंगे, ठीक है। और वर्कर्स क्योंकि टूल्स खुद से लेकर आ रहे हैं, काम खुद से कर रहे हैं, तो बाय नेचर लेजी थे, दे वर लेजी। व्हाई दे वर लेजी? क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितना भी काम करें, कोई ज्यादा काम करे कोई कम काम करे, सबको बराबर पे मिलने वाला है। तो अब क्या हुआ, बाद में टेलर आ गए। टेलर ने कहा जो ये तरीका है इनिशिएटिव और इंसेंटिव का, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है और बहुत सही नहीं है। सभी काम में साइंटिफिक टेक्निक्स लगनी चाहिए। उन्होंने कहा काम को मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में डिवाइड कर दो। जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में डिवाइड होगा तो कौन क्या काम करेगा? मैनेजमेंट करेगी प्लानिंग और वर्कर्स करेंगे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम होगा तो वर्कर्स घर से वो टूल्स नहीं लेकर आएंगे, उन्हें मैनेजमेंट अपने टूल्स खुद के प्रोवाइड कराएगी और हर टूल का एक स्पेसिफिक काम होगा। यानी स्टैंडर्ड वर्क होगा, स्टैंडर्ड टूल से और स्टैंडर्ड आवर्स होंगे। यानी कि तुम्हें 6 घंटे में इतना काम करना ही करना है। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगी, लेजीनेस इंप्रूव हो जाएगी और अब किसी को भी इक्वल पे नहीं मिलेगा। यानी जो जितना काम कर रहा है उसको उतनी पेमेंट मिलेगी। सो देयर विल बी नो इक्वल पे टू ऑल। इससे क्या होगा, लेजीनेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। टेलर ने अपने इस आइडिया को कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो डिस्कस करते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपके कोर्स में भी है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। उन्होंने क्या कहा, देखिए हर काम में साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक अप्लाई हो सकती है। उससे होगा क्या, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी वर्कर्स की और मशीन्स का पूरा भरपूर यूज हो सकेगा। क्योंकि मशीन्स का भरपूर यूज होगा, दैट मीन्स हर काम को करने का एक तरीका होगा और वो किसके फायदे में होगा, एंटरप्रेन्योर्स के, लेबर्स के और सोसाइटी के। उन्होंने ये कहा कि इससे वेस्टेज नहीं होगी, वेस्टेज कम हो जाएगी और ट्रायल एंड एरर अप्रोच जो कि हम करेंगे और फिर देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं, ये मेथड भी हट जाएगा, उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी एक बेस्ट मेथड से। इसलिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर को क्रिएटर ऑफ न्यू साइंस के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें कहा जाता है, उन्हें प्रेज किया जाता है कि उन्होंने एक नई साइंस को जन्म दिया। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में साइंटिफिक मैनेजमेंट। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है साइंस को मैनेजमेंट में अप्लाई करना। अब जब वो एप्लीकेशन होगी, यानी बिजनेस की सभी एक्टिविटीज को एक स्टैंडर्डाइज मेथड से, स्टैंडर्डाइज टूल से और स्किल्ड वर्कर से कराना। स्किल्ड वर्कर से कैसे, अगर कोई वर्कर आता भी है और अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसे वो काम मिलता है तो उसको स्पेसिफिकली ट्रेन करो अपने बिजनेस के लिए। इससे आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और कॉस्ट और वेस्टेज भी रिड्यूस होगा। तो पूरा फोकस टेलर का रहा वेस्टेज रिड्यूस करने पे। नेक्स्ट कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने सबसे पहला प्रिंसिपल दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा उन्होंने दिया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और उन्होंने तीसरा दिया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और चौथा दिया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आइए पहला डिस्कस करते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पर रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपनी पर्सनल जजमेंट, प्रैक्टिस और इंट्यूशंस पे फोकस नहीं करना है। आपको सब कुछ करना है फैक्ट्स के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे, यानी साइंटिफिक टेक्निक्स लगाकर। तो इससे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है और वो दूसरे इन्वेस्टर को देखकर उसको कॉपी करके अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये जो है उसने रूल ऑफ थंब करा, उसकी पर्सनल जजमेंट है, इंट्यूशंस है कि वो अच्छा कर रहा है। लेकिन जो इनिशियल फर्स्ट इन्वेस्टर था वो हर एक चीज रिसर्च करता है, मार्केट को स्टडी करता है और फिर इन्वेस्ट करता है। तो उसने साइंटिफिक वे चूज करा, ठीक है। तो इन्वेस्टर हु इज कॉपिंग, इन्वेस्टर टू हु इज कॉपिंग इज फॉलोइंग रूल ऑफ थंब। तो टेलर कहते हैं कि एक बेस्ट मेथड होगा जिससे मैक्सिमाइज होगी एफिशिएंसी। आप खुद की पर्सनल जजमेंट्स मत लगाइए। आपको ये जो मेथड है साइंटिफिक स्टडी करके, यानी उस काम को ऑब्जर्व करके और हर एलिमेंट को एनालाइज करके ही डेवलप करना है।
उन्होंने कहा रूल ऑफ थंब को कंप्लीटली हटा दीजिए और इससे क्या होगा, ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम्स और रिसोर्सेस बचेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल KFC जब इंडियन मार्केट में आया तो वो बहुत अच्छे से स्टडी कर आया, लेकिन वहीं पर एक और ब्रांड डोक्लोज, उसने जब KFC की ग्रोथ को देखा, KFC की डेवलपमेंट को देखा, तो उसने भी इंडियन मार्केट में एंट्री ले ली विदाउट प्रॉपर स्टडी और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना आज KFC है। तो डोक्लोज को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन, हाई रेंटल्स और इंडियन कस्टमर्स का टेस्ट मैच ना करने की वजह से एक डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं मिल पाई। आगे बात करते हैं टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या है? हार्मनी का सिंपल सा मीनिंग है पीस और डिस्कॉर्ड का मीनिंग है डिसएग्रीमेंट। सो टेलर ने कहा कि देखो, अगर एम्प्लॉइज कुछ भी गलत करते हैं, कुछ उनको काम नहीं आता, तो मैनेजमेंट को उनके साथ पीसफुली बिहेव करना है, उनसे रूडली बात नहीं करनी है, तुम्हें डिस्कॉर्ड नहीं करना है। तो अगर उसे काम नहीं आता तो उसे पोलाइटली बिहेव करो, तुम उसके साथ में काम करो, उसे काम करके दिखाओ कि इस तरीके से काम करना है। तो पूरा फोकस किस पे रहा? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में पीस हो। दूसरा उसने कहा कि एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज करो, तब तुम पीस मेंटेन कर पाओगे। उसने कहा आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? अगर वर्कर्स एक बैड माइंडसेट रखे मैनेजमेंट के लिए कि वो तो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमसे ज्यादा काम करवाते हैं, और मैनेजमेंट एक बैड माइंडसेट रखे वर्कर्स के लिए कि तो लेजी है, कुछ काम करना ही नहीं चाहते, तो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी? आपस में एक दूसरे की वैल्यू हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, मेंटल लेवल पे एक बदलाव लाना है, अपना एटीट्यूड में, अपनी थिंकिंग में बदलाव लाना है, जिसको टेलर ने कहा मेंटल रेवोल्यूशन। इससे ये कैसे हो सकता है? मेंटल रेवोल्यूशन कैसे होगा? अगर जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट करे और उनसे सजेशंस ले, उनके लिए सपोर्टिव हो, उनकी नीड्स को समझे, और सिमिलरली जो एम्प्लॉइज हैं वो ये अंडरस्टैंड करे जो मैनेजमेंट है वो उनके फायदे के लिए कर रही है, और ट्रस्ट करे उनके डिसीजंस को। इससे क्या होगा, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकआउट्स होती हैं, वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा और कैसे हो सकता है? जब मैनेजमेंट अपने गेन्स को वर्कर्स के साथ शेयर करेगी तो ऑटोमेटिकली हार्मनी बनी रहेगी, और इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कंपनी के लिए, और वर्कर्स भी ओपन रहेंगे चेंज होने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का एग्जांपल समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हार्मनी जिस तरीके से पीस मेंटेन कर रहा है, तो पीस कब मेंटेन होगा? हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, सामने वाले के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यानी वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में सोच रहा है, मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में। इंडिविजुअलिज्म नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? अगर मैनेजमेंट अपने ऑफिस में सजेशन बॉक्स डाल दे जिसमें एम्प्लॉइज क्या सोचते हैं, उनके आइडियाज क्या हैं, तो वो भी कलेक्ट कर सके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कोऑपरेशन हो जाएगी। आगे इसको कैसे समझ सकते हैं? ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। और यहाँ पे टेलर कहते हैं कि आप कंपटीशन को आपस में कोऑपरेशन से रिप्लेस कर दो, कि वर्कर के बीच में कोऑपरेशन हो, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन हो, इस तरीके से। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मीटिंग हो रही है, जो मैनेजमेंट है वो अपने वर्कर्स को कुछ समझा रहा है, तो वहां पर वो उनसे ओपन सजेशन लेने का ट्राई करे, यानी वो उनको काम करते वक्त अपने डिसीजंस के लिए कॉन्फिडेंस मिले कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, आर यू ओपन टू दिस? तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन हो जाएगा जब वो देखेंगे कि हमारा मैनेजर ओपन है सजेशंस के लिए। इसके अलावा इक्वल डिवीजन हो काम का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, ताकि कोऑपरेशन मेंटेन रहे और मैनेजर वर्कर्स के साथ में काम करे, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए। इससे कंपनी की गुडविल ऑटोमेटिकली बने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, व्हिच इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर एग्जांपल है, सभी लोग आपस में टीम वर्क कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा
हर इंडिविजुअल की ग्रोथ कब हो पाएगी, जब उसको काम मिले उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, और वो एबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, वो साइंटिफिकली डिसाइड होगी, ताकि वो इंसान अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली बेस्ट जगह पे एम्प्लॉयड हो और उसको उसके काम के लिए ट्रेन भी किया जाए। सो फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज सेइंग कि फिजिकली स्ट्रांग है और ये कह रहा है कि अच्छी बात है मुझे मैनुअल वर्क मिला है। दूसरा पर्सन इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है एंड ही इज सेइंग अच्छी बात है मुझे कंप्यूटर्स पे काम करने को मिला है। एंड द गर्ल इज वेरी गुड एट गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड she is very intelligent as well, so she is very happy in supervising this project and she is like ready to give all her efforts. So इससे automatically हर एम्प्लॉय की अपने अपने पोजीशन पे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप अभी तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। प्लीज रीड द एनसीईआरटी केयरफुली, आपको इन सब की एक्सप्लेनेशन वहां पर मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए टू गेट नोटिफाइड रेगुलरली। थैंक यू सो मच। For recent updates, please subscribe Enlightened World and press the bell icon. Thank you for watching.